हेलो स्टूडेंट्स। मैं अजय, पूरा नाम अजय सिंह। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब हम 12th के फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेज टॉपिक से हम शुरू कर रहे हैं। ये बेसिक है इसलिए शुरुआत कर रहे हैं इससे। थोड़ा सा बता देते हैं, इसको फास्ट आगे बढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक चार्जेज जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब जैसे मास का जैसे मार्कर का मास जो होगा या किसी भी बॉडी का मास जो होगा वह उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। हम चाह के भी मार्कर से इसके मास को अलग नहीं कर सकते हैं या किसी बॉडी से उसके मास को अलग नहीं कर सकते हैं। बॉडी को अलग और मास को अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक वैसे ही हम इलेक्ट्रॉन से उसके चार्ज माइनस ई को यानी -1.6 × 10⁻19 कूलम को अलग नहीं कर सकते हैं। साथ साथ प्रोटॉन से भी उसके चार्ज को अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक चार्जेज जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वह -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है और एक प्रोटॉन पर चार्ज इतना ही प्लस यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ये आप लोग जानते हैं, इसलिए इस पर चर्चा करना बेकार है। एक प्रोटॉन का चार्ज को प्लस ई से और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस ई से डिनोट करते हैं। हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वह Q बराबर IT फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करते हैं। Q बराबर IT, यहां पर I मतलब करंट, T मतलब टाइम। तो करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। ये Q बराबर IT कहां से आया है? ये पढ़े आप लोग, सिंस I बराबर Q/T। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन जब आप लोग पढ़े हैं पहले 10th में, तो करंट इक्वल्स टू पढ़े होंगे चार्ज बाई टाइम। पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर से उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसी आधार पर यहाँ पर एम्पियर सेकंड। और कूलम्ब महोदय जो साइंटिस्ट थे उन कूलम्ब महोदय के सम्मान में इस यूनिट को लिख दिया गया है कूलम्ब, जिसे C से डिनोट किया जाता है। इसका दूसरा यूनिट भी है जिसका रोल तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं है लेकिन बोर्ड में कहीं कहीं पूछा हुआ है किसी बोर्ड में, इसलिए उस पर चर्चा कर देते हैं। हम थोड़ा फास्ट चर्चा कर लेते हैं, हम लोग बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। इसका अलग यूनिट है EMU यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज जिससे हम लोग AB कूलम भी करते हैं। EMU बराबर इक्वल्स होता है AB कूलम, जिससे हम लोग एक कूलम भी करते हैं। एक कूलम, इसका वैल्यू जो होता है 1 AB कूलम जो होता है वह 10 कूलम के बराबर होता है। इसका दूसरा एक अलग यूनिट होता है जिसे ESU यूनिट भी कहते हैं। हालांकि EMU यूनिट को भी CGS EMU यूनिट कहते हैं और ESU को भी CGS ESU यूनिट कहते हैं। और ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका वैल्यू जो होता है, वैल्यू को पहले छोड़िए, पहले इसका दूसरा नाम भी देख लें। स्टैट कूलम भी इसका नाम है, स्टैट कूलम, या इसका दूसरा नाम भी है फ्रैंकलिन। ये गॉसियन यूनिट भी कहलाता है, फ्रैंकलिन। वन स्टैट कूलम का नहीं, कूलम का स्टैट कूलम में वैल्यू लिखते हैं। 1 कूलम जो होता है वह 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के लगभग बराबर होता है। 2.99 समथिंग आता है, उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद 7 होगा। तो 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है, जिसे हम 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन भी लिख सकते हैं, जिसे FR से डिनोट किया जाता है। फ्रैंकलिन को FR से डिनोट करते हैं। तो 1 कूलम का ये वैल्यू होता है। अब EMU और ESU में भी कंपैरिजन करें तो 1 AB कूलम जो होता है वह 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम के इक्वल होता है, या ESU यूनिट के इक्वल होता है। सब एक ही। तो इस पर ज्यादा चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। अब इसके डायमेंशन पर देखते हैं। ये जो डायमेंशन होता है इससे करंट है, करंट का डायमेंशन A और
टी टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशंस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज या चार्ज, इसके डायमेंशंस क्या होते हैं, ए टी। यह स्केलर है, ये तो क्लियर है, सीधे स्केलर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, या पूरा ना इलेक्ट्रिक चार्ज लिख सकते हैं, पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज, ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड मतलब इसके जो प्रॉपर्टी है वो 3 है इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टी। कौन कौन से हैं? एक एडिटिविटी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं एल्जेब्रिकली, क्योंकि स्केलर है। यदि वेक्टर होता तो वेक्टोरली ऐड करते हैं, स्केलर है तो एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं किसी बॉडी पर। इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यहाँ पर देख रहे हैं। प्रॉपर्टी कौन कौन से होते हैं? एक एडिटिविटी प्रॉपर्टी, दूसरा क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी और तीसरा कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्जेज, इसमें लिख सकते हैं। फर्स्ट एडिटिविटी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्जेज कैन बी एडिटिविटी प्रॉपर्टी। ये क्या है यहाँ पर सिंपली समझ लीजिए, लैंग्वेज थोड़े बोलेंगे लिखेंगे, ऐसी लैंग्वेज ऐसे बोल देते हैं क्यों? इलेक्ट्रिक चार्जेज कैन बी एडेड algebraically ऑन ए बॉडी और ऑन ए सिस्टम बिकॉज इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए किसी सिस्टम पर कोई एक बॉडी है, किसी भी शेप में बॉडी है, इस पर पहले से 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, +2 माइक्रोकूलम चार्ज है। हम इसमें उसके बाद -5 माइक्रोकूलम चार्ज इस पर दिए हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इस पर भेज करके, और उसके बाद हम +12 माइक्रोकूलम चार्ज फिर इस पर दिए। तो रिजल्टेंट चार्ज इस बॉडी पर कितना होगा? इस बॉडी का नाम यदि ए मान लें तो रिजल्टेंट चार्ज ऑन ए यानी चार्ज ऑन ए इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन ए इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम +12 माइक्रोकूलम, यानी कितना हो जाएगा? 12 - 5 7 और +2 9 माइक्रोकूलम हो जाएगा चार्ज। गुड आउट। तो 9 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया उस बॉडी पर, ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी हो। दूसरा प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। वो दो बॉडी को रब करके एक दूसरे के अगेंस्ट जब चार्ज करते हैं चार्जिंग मेथड में, वो आगे बताएंगे हम, तो उसमें क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी दिखता है और कंजर्वेशन प्रॉपर्टी भी दिखता है। उसके लिए यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए 2 बॉडी को रब किए हैं, एक बॉडी से ये यहाँ एक बॉडी ए है और यह दूसरा बॉडी बी है, जिनको हम रब कर रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट। एक बॉडी से ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन सारे बॉडीज में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और एटम से बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अधिक होते हैं और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आइडियल इंसुलेटर में 0 होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं होते हैं। लेकिन जनरली इंसुलेटर की बात करें, प्रैक्टिकल इंसुलेटर की बात करें, तो उसमें बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। और बीच में सेमीकंडक्टर या डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डाइलेक्ट्रिक में थोड़ा सा, इंसुलेटर भी डाइलेक्ट्रिक होता है, उससे ज़्यादा भी होते हैं, जिस पर चर्चा हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर बाद में करेंगे और सेमीकंडक्टर भी बाद में करेंगे, ऐसे आप लोग थोड़ा जानते होंगे। हम लोग यहाँ पर चलें कि जब 2 बॉडी रब एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया जाता है, तो या तो एटम से इलेक्ट्रॉन भी निकल के जा सकता है या फ्री इलेक्ट्रॉन एक में से दूसरे में जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, पहले एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन की बात समझिए। एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं, रिवोल्यूशन करते रहते हैं। ये बताइए आप लोगों को। तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जिससे ये जितने इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहे होते हैं वह इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस की तरफ एक फोर्स से जुड़े होते हैं जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। वह इलेक्ट्रो जो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं कहेंगे, उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वह फोर्स जो इसेंशियल सेंट्रीपेटल फोर्स है उसको प्रोवाइड करता है।
घूमने के लिए चारों तरफ रिवोल्यूशन के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका चार्ज, टोटल एनर्जी जो होता है वो निगेटिव होता है। चार्ज नहीं, टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव होता है। कोई भी बॉडी जब रिवोल्यूशन कर रहा होता है, कोई भी बॉडी, जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवोल्यूशन कर रही है, सन अपने गैलेक्सी के सेंटर का रिवोल्यूशन कर रहे हैं, ऐसे ही अपना गैलेक्सी जो है वह दूसरे गैलेक्सी के सेंटर का रिवोल्यूशन कर रहा है। तो जहां भी रिवोल्यूशन हो रहा है या मून अर्थ के अराउंड रिवोल्यूशन कर रहे हैं, वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होता है रिवॉल्विंग बॉडी का वो निगेटिव में आता है। ये ध्यान रखिए। तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड रिवोल्यूशन कर रहा है तो उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी निगेटिव है। यानी निगेटिव एनर्जी को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि उस पर न्यूक्लियस का कर्ज है, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के उस पर कर्ज दिया हुआ है समझ। तो कर्ज दिया हुआ है यानी वो गुलाम बन गया। कौन? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का गुलाम बन गया है, समझने की व्यू से हम बता रहे हैं। तो इस कारण यदि इलेक्ट्रॉन के पास जितना निगेटिव एनर्जी है उतना पॉजिटिव एनर्जी हम यदि दे दें इलेक्ट्रॉन को, तो वह इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और वो कितना एनर्जी होता है हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या एनर्जी होता है। लेकिन तब यह है कि उधर हम जाना ठीक नहीं समझते हैं, निगेटिव में कितना वैल्यू होता है उसको छोड़ देते हैं, हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ऐसे वो वैल्यू होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n²। ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए इलेक्ट्रॉन का टोटल मैकेनिकल एनर्जी आता है निगेटिव में। तो अभी हम लोग इस पर चर्चा नहीं करें, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना तो उसमें देखा जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन के पास जो निगेटिव एनर्जी है उतना पॉजिटिव एनर्जी कहीं से मिल जाए, कैसे मिल जाता है? एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और एटम के बाहर के इलेक्ट्रॉन की भी समझिए। एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी उस बॉडी के अंदर घूमने के लिए फ्री होता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बॉडी में घूम सकता है लेकिन बॉडी से बाहर नहीं सकता। बॉडी से बाहर तभी जा सकता है जब उसको एक सर्टेन एनर्जी दिया जाए जिसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। ये भी पढ़ना है आप लोगों को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ना है वर्क फंक्शन का नाम, और बाकी आगे भी मिलेगा वर्क फंक्शन, लेकिन उधर मॉडर्न फिजिक्स में मिलेगा। तो होता क्या है कि किसी भी बॉडी में के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस बॉडी के अंदर घूमने के लिए फ्री हैं, लेकिन ये समझिए कि उस बॉडी का उस पर कर्ज है, इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी का कर्ज है, यानी वह इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी निगेटिव में होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी मेटल का वर्क फंक्शन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका अर्थ क्या है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कर्ज है। समझने के व्यू से कह रहे हैं, एनर्जी का कर्ज। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यदि इलेक्ट्रॉन को हम देते हैं और वो किनारे वाला इलेक्ट्रॉन होगा तो बाहर निकल जाएगा, भीतर वाला बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि वो और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा अपना, तो किनारे तक पहुंचते पहुंचते 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका नहीं बचेगा। लेकिन किनारे का इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेके निकल जाएगा। हम ये सब बात इसलिए समझा रहे हैं कि आखिर कोई भी बॉडी चार्ज क्यों हो जाता है और चार्ज क्वांटाइज कैसे होता है, चार्ज कंजर्व कैसे होता है, तीनों बातें यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो पहली बात यहाँ पर समझिए, जब हम दो बॉडी को रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, ऐसे ऐसे करके रब करते हैं, तो रब करने के कारण हम वर्क करते हैं, हम रब करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए हाथ को रगड़ रहे हैं तो हाथ पर वर्क कर रहे हैं, या किसी बॉडी को, दो बॉडी को, ए और बी बॉडी को पकड़ के रब कर रहे हैं एक दूसरे पर, तो हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम पर। तो जब हम वर्क करेंगे तो हमारा एनर्जी लॉस होगा क्योंकि हम पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। और ये आप लोग पहले से जानते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, बार बार आप लोग पढ़े हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ भी हम वर्क करेंगे तो हमारा एनर्जी लॉस होगा, जो लॉस नहीं हो सकता है। तो वह एनर्जी क्या होगा? वो ये हमारे से निकल के दूसरी जगह कहीं चला जाएगा। वो कहाँ जाएगा? जिस सिस्टम पर हम वर्क करेंगे उसी पर जाएगा। तो हम ए और बी पर वर्क कर रहे हैं तो ए और बी पर जाके वो एनर्जी जमा हो जाएगा। हम जितना वर्क करेंगे उतना एनर्जी हमारा लॉस होगा और वही एनर्जी इस पर जाके जमा हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब एनर्जी इस पर जाएगा तो एनर्जी को लेगा कौन? उसके अंदर के पार्टिकल्स। एनर्जी कौन लेगा? उसके अंदर के पार्टिकल्स। तो इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिलेगा। यदि एटम को मिलता है या फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उसको एनर्जी मिला, या एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एटम को एनर्जी मिला तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को भी एनर्जी मिला। तो इन इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिला तो वह इलेक्ट्रॉन को जितना एनर्जी की, जितना उसके पास नेगेटिव एनर्जी है उतना पॉजिटिव एनर्जी कम से कम मिल गया
या उससे ज़्यादा एनर्जी उसको मिल गया, तब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उसमें से निकल जाएगा। और कहाँ जाएगा, जो अब जैसे मान लीजिए ए में से निकल गया तो कहाँ जाएगा, बी में जाएगा, क्योंकि बाकी तो इंसुलेटिंग मटेरियल है, बी इसके कांटेक्ट में है, तो ए से निकल के कहाँ चला जा सकता है, बी में जा सकता है। भले बी इंसुलेटर है तब भी ये एयर के रेस्पेक्ट में ये सबका जो डायइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो एयर के रेस्पेक्ट में तो ये थोड़ा सा कंडक्टर जैसा ही बिहेव करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें चला जाएगा। तो ये इस कारण से जब इलेक्ट्रॉन एक में से निकलेगा तो आप लोग जानते हैं कि न्यूट्रल बॉडी में जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने नंबर में उतने नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों पर चार्ज भी सेम होता है, एक पर पॉजिटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, तो नेट चार्ज 0 होता है न्यूट्रल बॉडी के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उतना तो डिक्रीज हो गया ना, यानी यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना डिक्रीज हुआ उतना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, कहने का है इलेक्ट्रॉन का यहाँ डेफिशिएंसी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का जब डिफिशियंसी हो गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, कितना, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना पूरा चार्ज लेके जाएगा ना, तो चार्ज कितना इस पर क्रिएट होगा, प्लस ही क्रिएट होगा। और जिस बॉडी पर जा रहा है उस बॉडी पर क्लियर है कि एक इलेक्ट्रॉन का इफिशियंसी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उस पर बढ़ जाएगा, उस पर कितना चार्ज होगा, माइनस ही होगा, कोई डाउट नहीं इसमें। अब यदि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए और दोनों इस पर पहुंच गए तो इस पर चार्ज कितना हो सकता है, +2 ही हो सकता है। इस पर गया है तो इस पर चार्ज कितना हो सकता है, -2 ही हो सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन गए तो क्लियर है कि इस पर +3, इस पर -3, यानी चार्ज इस पर बढ़ेगा तो या तो E बढ़ेगा, नहीं तो 2E बढ़ेगा, E बढ़ेगा, E हो सकता है, या 2E हो सकता है, या 3 हो सकता है। इस पर भी चार्ज देखें तो -3, -2E, -3 हो सकता है। या ऐसा भी पॉसिबल है कि चार्ज जाए ही नहीं किसी एक में से दूसरे में, तो चार्ज कितना होगा, 0, पहले न्यूट्रल था बाद में न्यूट्रल होगा, दोनों पर चार्ज 0 होगा। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या +E हो सकता है चार्ज, या +2E हो सकता है, या +3 हो सकता है, या -E हो सकता है, -2E हो सकता है, -3 हो सकता है। इस तरह से चार्ज हो सकता है। यानी हम सीधे कह सकते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज जो होगा Q = हो जाएगा ±ME, वेयर n = कितना होगा, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट ऐसे होगा। अब यहाँ आप लोग जान लीजिए ये प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन को शो कर रहा है। क्वांटाइजेशन क्या होता है ये ध्यान दीजिए। क्वांटाइजेशन मतलब वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी का वैल्यू एक सर्टेन अमाउंट से बढ़े, कम से कम एक सर्टेन अमाउंट से बढ़े तो वह प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन कहलाता है। और यदि कंटिन्यूअस बढ़े तो वह प्रॉपर्टी जो कहलाता है कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी होता है, या उसको एनालॉग भी कहते हैं। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल से समझिए, जैसे इंटीजर्स 1, 2, 3, 4, 5 की बात करें, 0 से भी शुरू कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और भी आगे तक। तो इंटीजर्स जो होते हैं 0 के बाद 1 आया, यानी 0 में 1 ऐड किए तो 1 आया, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। यानी यहाँ जो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है वह 1 के स्टेप में हो रहा है, यानी प्रत्येक का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक वैसे ही जब हम वैसे नहीं उसके डिफरेंस, जैसे हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो स्टेप पर हम लोग फर्स्ट स्टेप के बाद पैर को उठाते हैं तो सेकंड स्टेप पर रखते हैं, उसके बाद थर्ड स्टेप पर रखते हैं, बीच में पैर को तो नहीं रखते हैं, तो वो भी क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी हुआ। और कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी क्या हुआ, रियल जो वैल्यूज होंगे, जैसे 1 के बाद देखना है यदि तो 1.0000 इनफाइनाइट 0 के बाद 1, 1.00 इनफाइनाइट 0 के बाद 2, फिर 1.00 इनफाइनाइट 0 के बाद 3, फिर एक एक जीरो कम करते हुए आएंगे। इस तरह से ये कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी हुआ। तो जितने भी रियल नंबर्स होंगे सब कंटिन्यूअस प्रॉपर्टी को शो करेंगे। और इंटीजर्स क्वांटाइजेशन को, या उस टाइप के बहुत से होंगे वो सब क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को शो करेंगे। तो क्वांटाइजेशन क्लियर हो गया कि क्या है। तो यहाँ चार्ज E के स्टेप में ही बढ़ता है या E के स्टेप में ही घट सकता है, उससे कम नहीं घट सकता है, उससे ज़्यादा बढ़ सकता है एक बार में, लेकिन उससे कम नहीं।
तो जो मिनिमम वैल्यू जितने से चार्ज किसी बॉडी पर इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसी को कहते हैं क्वांटम। तो द क्वांटम ऑफ चार्ज इज ई, और यह प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन हुआ। तो क्वांटाइजेशन समझ में आ गया कि क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी होता क्यों है। अब इसमें एक और क्वेश्चन एराइज हो रहा है यहाँ पर कि आखिर एक बॉडी ए में से चार्ज बी पर जाता है, क्या बी में से चार्ज ए पर क्यों नहीं आ जाता है, या बी में से जब ए पर आता है तब ये क्वेश्चन एराइज होगा, तब ए में से बी पर क्यों नहीं जाता है जब दोनों को एनर्जी मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सीधे आंसर थोड़ा सेंड कर दें, हालांकि टाइम वेस्ट होगा इसमें, लेकिन बता देते हैं। ये किसी भी बॉडी के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो होता है निगेटिव में वो अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए हम एनर्जी दिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए के भी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को मिला और बी के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को मिला। और यदि ए के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी ए का जो वर्क फंक्शन है, या इसका अर्थ है ए के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है निगेटिव में वो वैल्यू यदि -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और बी के प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वह +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, माइक्रो नहीं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्लियर है कि जब हम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तो ए के इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाएंगे, हम देंगे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी, यानी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिला है वह 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम मान रहे हैं। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगा तो ए का इलेक्ट्रॉन तो आसानी से बाहर निकल जाएगा, लेकिन बी का इलेक्ट्रॉन उसको तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए ना, यदि 10 है उसका -10 है तो, या -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका एनर्जी है तो उसको +8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो वो नहीं निकल सकता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल सकता है तो इसे कहा जाएगा बी में। ऐसा ही सिचुएशन बनेगा, यदि बी का एनर्जी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का निगेटिव एनर्जी मैग्नीट्यूड में कम है तो बी से इलेक्ट्रॉन ए में आएगा, ए के रेस्पेक्ट में तो बी से ए में आएगा। इस तरह से बॉडी चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरा एक चीज़ और देखिए, कंजर्वेशन प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन प्रॉपर्टी जो होता है यानी टोटल चार्ज जो होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर, द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो आइसोलेटेड सिस्टम पर टोटल चार्ज कंजर्व्ड होता है, ये यहीं से दिख रहा है। कैसे आइसोलेटेड, मतलब जिस सिस्टम का तीसरे किसी सिस्टम से कोई कांटेक्ट नहीं हो। जैसे मार्कर को हम एयर में फेंक रहे हैं और हम यहाँ मान रहे हैं कि एयर नहीं है, वैक्यूम है, हम मान रहे हैं कि वैक्यूम है, तो मार्कर जितने देर तक एयर में रहेगा यानी वैक्यूम में रहेगा उतने देर तक ये आइसोलेटेड, ये इसका किसी से कांटेक्ट नहीं है। जैसे बोर्ड और वॉल का कांटेक्ट है, यदि हम ये मान लें कि बोर्ड जो है वो कंडक्टर है, वॉल जो है इंसुलेटर है, तो हम ये कहेंगे कि बोर्ड फिजिकली आइसोलेटेड नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिकली क्या है, आइसोलेटेड है, क्योंकि बोर्ड कंडक्टर है और वॉल इंसुलेटर है तो कोई कांटेक्ट नहीं हुआ इलेक्ट्रिकली, तो इलेक्ट्रिकली ये क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया। तो यहाँ ए और बी दो बॉडी एक दूसरे पर, दोनों बॉडीज को एक दूसरे पर रब कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में दोनों बॉडीज जो हैं मिला के आइसोलेटेड सिस्टम लिए जा सकते हैं, बशर्ते तीसरे बॉडी का कोई उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, टोटल चार्ज कैसे कंजर्व रहेगा ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर पहले ए पर चार्ज 0 था, बी पर भी चार्ज कितना था, 0 था, तो टोटल चार्ज हो गया 0 + 0 = 0। अब एक में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ए पर चार्ज हो गया +E, और बी में एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर चार्ज क्या होगा, -E, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। अब ए में से 2 इलेक्ट्रॉन मान लिया निकला है और बी में 2 इलेक्ट्रॉन तब क्या होगा, तो 2E - 2E = कितना हो जाएगा, 0। कोई डाउट नहीं इसमें, यानी पूरे इस सिस्टम का, आइसोलेशन सिस्टम का पहले चार्ज 0 था तो बाद में कितना रहेगा, 0 रहेगा। और यदि पहले मान लीजिए ए पर पहले से चार्ज +E है, मान के चलिए कि ए पर चार्ज पहले से कितना है, +E, और बी पर चार्ज 0 है, मतलब ए न्यूट्रल नहीं है, बी न्यूट्रल है, तो +E और +0 टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, E। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो इस पर चार्ज +2E और उस पर चार्ज कितना होगा, -E, तो अब भी कितना आ जाएगा, E। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो चार्ज +3E, इस दूसरे पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो -2E बराबर कितना हो जाएगा, E। इस तरह से चार ये कंजर्वेशन प्रॉपर्टी
आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पर टोटल चार्ज जो होता है कंजर्व्ड होता है। द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। और क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी भी यहाँ से समझ में आ गया कि किसी बॉडी पर चार्ज जो होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन होता है, जहाँ एन का वैल्यू जो होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट है, यहाँ पर डॉट डॉट आगे कुछ भी हो सकता है इंटीजर्स। तो इस तरह से चार्ज के तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गया। साथ साथ चार्जिंग बाय रबिंग भी मेथड यहाँ समझ में आ गया होगा। चार्ज कैसे करते हैं इसके मेथड हम लोग आगे देखेंगे। एक रब करके चार्ज करते हैं, इस यह मेथड यहाँ पर क्लियर हो गया कि जब दो बॉडी को रब करते हैं तो एक में से चार्ज दूसरे में जाता है। यदि दोनों बॉडी न्यूट्रल हैं तो पहले में जितना चार्ज पहले से इलेक्ट्रॉन दूसरे में जा रहा है तो दूसरा निगेटिवली चार्ज होगा और पहला जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। दोनों बॉडी पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ये रब करके चार्ज करने का मेथड होगा। अब चार्ज जो करते हैं हम लोग उसके लिए ये अलग अलग सिचुएशन में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि चैनल ग्रोथ करे। थैंक यू।